हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो यहां पे कहा गया है कि चेक करें कि 6 raised to power n है जो, क्या वो डिजिट 0 से एंड हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। अब पहले इसको पहले प्रूव करने से पहले, इसको चेक करने से पहले एक बार हम n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए चेक करते हैं। अब हमारे पास 6 raised to power n है। अगर हम n की वैल्यू 1 ले, क्योंकि नेचुरल नंबर के लिए हमें चेक करना है, तो 6 raised to power 1 हमारे पास हो जाएगा 6। ये तो एंड हुआ 6 पे। n की वैल्यू अगर 2 ले तो 6 raised to power 2 यानी कि 36, ये भी एंड हुआ 6 पे। अगर n की वैल्यू हम 3 ले तो 6 raised to power 3 मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 36 216, ये भी एंड हुआ 6 पे। n की वैल्यू अगर हम 4 ले, 6 raised to power 4 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये आ जाएगा 1296 एंड सो n की वैल्यू हम लेते चलेंगे तो जो हमारे पास जो नंबर बनेगा 6 raised to power n की जो वैल्यू होगी वो एंड किस पे हो रही है, 6 पे ही हो रही है। तो आप n की कुछ भी वैल्यू लें, कोई भी नेचुरल नंबर लें, आपके पास जो 6 raised to power n की वैल्यू आएगी, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो एंड, यानी कि उसमें यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, हर केस में 6 आ रहा है। अब आपसे पूछा गया है कि चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या ये डिजिट 0 के लिए एंड हो सकता है, मीन्स इसको n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या सोल्व करने के बाद लास्ट में 0 आ सकता है, ये पूछ रहा है। अब देखो, आप n की कुछ भी वैल्यू रखें तो लास्ट डिजिट तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर हो गया वो तो नो हो गया कि नो, 6 raised to power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। ये तो हमें पता चल गया। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करें, राइट कैसे करें, ये तो हमने एग्जांपल की सहायता से इसको समझा है क्वेश्चन को। अब इसको देखो, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसको किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे अब बात करें इसके सॉल्यूशन की। यहां पे हम इसको लिखते हैं, हमारे पास गिवन है, गिवन 6 raised to power n where n belongs to n, या फिर where n is any natural number। अब आप क्या करें, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। Since the prime factorization of 6 is क्या, 6 is equal to 2 multiplied by 3, then 6 raised to power n, इसको हम लिख सकते हैं 2 multiplied by 3 raised to power n। अब देखो ए बी इट्स होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां पे ये हो जाएगा 2 raised to power n और 3 raised to power n। अब ये बना। अब आप देखिए कि सिंस प्राइम्स इन द prime factorization of 6 raised to power n are 2 and 3। जब हम 6 raised to power n की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो इसमें जो प्राइम फैक्टर्स आए वो या तो 2 है, 2 raised to power n बहुत सारे 2 n पे डिपेंड करेगा,
और बहुत सारे 3 है, n पे डिपेंड करेंगे, n के जैसे जितनी वैल्यू होगी उतने ही 2s होंगे, उतनी ही 3s होंगे। अब इसके अंदर 2s एंड 3s आए। दूसरी बात कि एंड इफ 6 raised to power n ends with digit 0, if it ends with digit 0, then it must have 5 as its prime factor। पहले बच्चों अगर 6 रेस्ट टू पावर n 0 पे एंड हुआ, तो अगर ये 0 पे एंड हो रहा है तो 5 इसका, देखो कोई भी नंबर है जो 0 पे एंड हो रहा है, जैसे 10 है तो ये 2 इंटू 5 होता है, तो 20 है ये 2 इंटू 5 होगा, 40 है 2 इंटू 5 होगा, 30 है 2 इंटू 5 है। तो अगर वो एंड हो रहा है 0 पे तो उसमें एक प्राइम फैक्टर 5 जरूर मिलेगा। अब if 6 raised to power n ends with digit 0, then it must have 5 as its prime factor। तो 5 इसका प्राइम फैक्टर जरूर होगा। बट 6 raised to power n की तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने यहां कर दी, इसमें तो कहीं 5 आए, यहां पे लिखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन ये है और यहां पे 5 होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज not possible because of the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic। लेकिन ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की यूनिकनेस, ये जो प्राइम फैक्टर है वो तो यूनिक होते हैं, वो आगे पीछे तो हो सकते हैं, 3 आगे हो सकता है, 2 आगे हो सकता है, लेकिन वो चेंज नहीं हो सकते। 2 और 3 की जगह कोई और नहीं आ सकता, रहेंगे तो 2 और 3 ही, तो 5 आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये 5 पे एंड नहीं हो सकता। सो 6 raised to power n cannot end with digit 0 for any natural number n। पहले बच्चों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन बिल्कुल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, हमने एन की डिफरेंट वैल्यू लेके देखी तो किसी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिली एन की जो रखने से, जो नेचुरल नंबर रखने से हमें जो इसकी वैल्यू आएगी उसमें लास्ट डिजिट 0 आया, तो वहां से तो हमें पता चल गया कि पॉसिबल नहीं है। फिर हमने इसको जो मेथड, एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसके तरीके से किया कि 6 के प्राइम फैक्टर हमारे 2 और 3 है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की हमने 6 रेज़ टू पावर n की ये बनी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होती है वो यूनिक होती है, ये ऑर्डर को छोड़ के, ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे 3 आगे और 2 पीछे, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन ये जो फैक्टर्स है वो तो यही रहेंगे, 3 और 2 है तो 3 और 2 ही रहेंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे। मान लो 3 टाइम्स आ रहा है, 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये इतने ही रहेंगे, या के पीछे हो सकते हैं, ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन फैक्टर्स वही रहेंगे। लेकिन अगर 6 रेज़ टू पावर n 0 पे एंड हुआ तो 5 इसका फैक्टर होगा, लेकिन इसमें तो कहीं 5 है ही नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूनिकनेस कहती है जो फैक्टर है वो तो वही रहेंगे, वो नहीं बदल सकते। तो इसका मतलब ये कभी भी एंड नहीं हो सकता है किस पे, डिजिट 0 पे। 6 रेज़ टू पावर n किसी भी नेचुरल नंबर के लिए डिजिट 0 पे एंड नहीं हो सकता है। तो आप इसको पूरा ही लिखा रहने दो या फिर इसको यहां से हटा दो। तो यहां पे ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 13
एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। अब देखो उसने क्या किया, जानबूझ के जो भी आपको इसके अंदर नजर आ रहा है वो सारे प्राइम नंबर्स नजर आ रहे हैं इस वाले पार्ट में। इसमें तो कुछ कंपोजिट भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वाले में तो ज्यादातर प्राइम नंबर्स ही नजर आ रहे हैं। तो उसने पूछा है कि ये कंपोजिट क्यों है। कोई भी नंबर कंपोजिट कब होता है, जब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। एक तो 1, एक वो खुद, और उसके अलावा कम से कम एक और हो, तो वो कंपोजिट नंबर होगा। अगर उस नंबर के जो फैक्टर्स हैं 2 है, 1 एंड इटसेल्फ और वो खुद, तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर। जैसे 13 है, 13 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर या तो 1 है या फिर 30 है। और अगर मैं 14 की बात करूं, 1 और 14 तो है ही है, इसका 2 भी फैक्टर है, इसका 7 भी फैक्टर है, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर है। 2 से ज्यादा अगर फैक्टर है तो ये फिर कैसा हो जाता है, हमारे पास कंपोजिट नंबर होता है। अब आप देखेंगे तो इसको, ये पूरा का पूरा एक नंबर है, ये सारा ही एक है। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे कि ये है कितना। इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, प्लस एक ही है, 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, 13 कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास बाहर आ गया। 7 मल्टीप्लाइड बाई 11, 7 और 11 रह गए यहाँ पे, प्लस 13 बन जाए 13, तो ये 13 बाहर चला गया तो यहाँ 1 आ गया, इक्वल टू 13, यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि 13 की मल्टीप्लाई है इसके साथ, ये 77 प्लस 1, तो 13, ये हो गया 13, अब लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय 78। अब आप देखो ये जो नंबर है वो ये है। अब इसको ध्यान से देखो, तो इस नंबर का एक फैक्टर 13 नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में हो गया है। तो इस नंबर का एक फैक्टर 13 है, इस नंबर का एक फैक्टर 78 भी है, और भी बहुत सारे हैं, 2 भी तो है इसका, तो 2 भी इसका एक फैक्टर है, तो बहुत सारे फैक्टर बनेंगे इसके। तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो आप यहीं पे लिख सकते हो, सिंस 13 इज इट्स फैक्टर सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। और दूसरा हम इसको लिख सकते हैं कि इसको पूरा ओपन कर लो, पूरा सॉल्व कर लो, कितना है 13 की जब 78 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 104 से 4 आ जाएगा 10, 91 और 101, तो ये बनता है। यानी कि इसकी जो वैल्यू है 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13, ये हमारे पास 1014 है। अब देखो 1014 है जो वो 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, और 1014 पे तो हो ही रहा है, और भी बहुत सारे, देखो ये 2 से भी तो डिवाइड हो रहा है, 3 से भी तो डिवाइड हो रहा है, 2 से और 3 से हो रहा है, तो 6 से भी तो डिवाइड हो रहा है, तो बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे। तो सिंस इट्स फैक्टर्स आर, या इट इज डिविजिबल, इट इज divisible by 1, 1014 and 2 also। कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए हमें मोर देन 2 फैक्टर्स दिखाने होते हैं। फैक्टर मतलब जो पूरा पूरा डिवाइड करे। सिंस इट इज डिविजिबल बाय 1, 1014 and 2, so it is a composite number, it is a composite number। ये हो गया। दूसरा आप इसको लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, सिंस फैक्टर्स ऑफ, सिंस ये लिख दो या ये लिख दो, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स,
सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये भी लिख सकते हो। सिंस इट इज डिविजिबल बाय 1, देखो 1 तो है ही है, इटसेल्फ भी होता ही है, एक ले लिया बस हमने, 2 ले लिया, तो यहां पे कह दिया कि सिंस इट इज डिविजिबल बाय 1, 1014 एंड 2, सिंस, अब इसको छोड़ दो, अब इसको अगर ये लेना है, इस तरह से लेना है, तो आप एज यहां पे लिख दो, एज इट इज डिविजिबल बाय 1, 1014 एंड 2, 3 भी लिखना चाहो, 6 भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सिंस हैज मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये प्रूव हो गया कि ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। ठीक इसी तरह से इसमें से देखिए 5 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो 5 को हमने बाहर ले लिया, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और प्लस 1, यहां पे 5। अब यहां से करेंगे 42, 42 की जब हम 2 के साथ कर लेंगे 42, 84 हो जाएंगे, और इसके साथ करेंगे तो 12 हो जाएंगे, तो 12 से कर लेते हैं, 48 से 8 4, 96 और 4 पूरे 100 हो जाएंगे। ये हमारे पास 1008 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 1009, देन इट बिकम्स 05। अब आप देखेंगे कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, इट इज इक्वल टू 5045। ये लिख दो, एज इट इज डिविजिबल बाय 1, 5 से भी डिविजिबल है ये 5, एंड 5045 इससे भी तो डिविजिबल है। सिंस, अभी पूरा लिख दो, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 2 एंड 1, इट्स ऑल मल्टीप्लीकेशन प्लस 5 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो it is a composite number। It is a composite number। आप इसको यहां पे भी कंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो ये कुछ भी बने, इसका एक फैक्टर तो 1 है, एक फैक्टर इसका 5 है, और एक फैक्टर इसका 1009 है, तो 3 फैक्टर तो मिल गए। तो आप लिख सकते हैं इसका, ये लिख के हैज इज डिविजिबल बाय, is divisible by 1, 5 and 1009, so it has more than 2 factors, so it is a composite number। ठीक इसी तरह से यहाँ पे 1 हो गया, एक 13 हो गया, एक 78 हो गया, तो 3 हो गए, मोर देन 2 हो गए, तो उस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आपके अंडरस्टैंडिंग की बात है, जो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में क्लियर है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें कहा गया है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same। कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड है कोई ये, और इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है।
ये हो गया सर्कुलर पाथ हमारा। सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ पे इसका 1 राउंड लगाने में जो सोनिया है उसको 18 मिनट्स लगते हैं और जो रवि है उसको 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड एट द सेम टाइम, इस जगह से चले हैं वो सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन हम ये मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में वो चल रहे हैं, इस तरह से वो चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? कितने मिनट के बाद वो दोबारा से मिलेंगे उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे? अब यहां पे सपोज करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से सोनिया ने भी चलना शुरू किया और यहां से रवि ने भी चलना शुरू किया। अब सोनिया जब चलती है तो उसका राउंड तो कंप्लीट होता है 18 मिनट में, और रवि जब चलता है तो उसका जो राउंड है वो कंप्लीट हो जाता है 12 मिनट में। तो रवि का जब राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सोनिया तो कहीं पीछे ही होगी। तो इस तरह ही चल रहे हैं यहाँ पे काम। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें सोनिया की, तो उसका जो 1 राउंड है वो 18 मिनट में कंप्लीट हुआ। दूसरा जो राउंड है उसका 36 मिनट में कंप्लीट होगा। तीसरा जो राउंड है उसका 54 मिनट में कंप्लीट होगा। फोर्थ उसका राउंड है वो 72 मिनट में कंप्लीट होगा। इस तरह ही चलता रहेगा। और यही बात अगर हम रवि के लिए कहें तो उसका फर्स्ट राउंड 12 मिनट में कंप्लीट होगा। दूसरा जो राउंड है 24 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा राउंड है जो 36 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ जो राउंड है वो 48 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से चलते रहेंगे। अब आप देखिए यहां पे, आप देखिए 36 यहां पे भी आ गया और 36 यहां पे भी आ गया। मीन्स सोनिया की अगर हम बात करें, सोनिया ने जब एक चक्कर लगाया तो उसके 18 मिनट के बाद एक चक्कर पे यहां पे पहुंच गई। फिर उसने दूसरा चक्कर लगाया, यहां पे 18 प्लस 18 मिनट, 18 और फिर 18, 36 मिनट हो गए। और अगर रवि की बात करें तो रवि ने जो पहला चक्कर लगाया 12 मिनट में यहां पे पहुंच गया। अब सोनिया तो पीछे थी। दूसरा चक्कर उसका 24 मिनट में यहां पे पहुंच गया। तीसरा चक्कर उसका 36 मिनट में। तो यहाँ पे इसके लिए 12, 12 और 12, 3 चक्कर में 36, इसके भी हमारे पास 36 हो जाते हैं 2 चक्कर में। 2 चक्कर इसके 36 मिनट में पूरे हुए और इसके 36 मिनट में 3 चक्कर पूरे हो गए, क्योंकि वो फास्ट चल रहा है। यानी कि वो 36 मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे। उसमें रवि के 3 चक्कर हो जाएंगे और सोनिया के 2 चक्कर होंगे। तो ये तो हमने इसको पिक्चर की सहायता से इसको रफली कर लिया, इसको लिखना कैसे है। अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, इनका जो है एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें, टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड। तो कंप्लीट 1 राउंड कितना है, ये है 18 मिनट्स। 18 मिनट्स लगते हैं। ठीक इसी तरह से टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड,
रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। अब हमें क्या करना है, कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे, जब वो स्टार्टिंग पॉइंट से सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में अपनी जो रनिंग है वो स्टार्ट करते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड इन एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स will they meet again at the starting point? यहां पे लिख सकते हैं हम कि आफ्टर स्टार्ट रनिंग at the same starting point and at the same time in the same direction। कुछ नहीं, जो ये लिखा हमने वही लिखा। in order to find after how many time they will meet again, we will have to find LCM of 18 and 12। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18 का और 12 का एलसीएम फाइंड करना है। तो अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे किसका, 18 का और 12 का। तो बिल्कुल इजी है, 18 का 12 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ 18 लिख देते हैं। इकट्ठा ही करना चाहो तो आप इकट्ठा भी कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस होने के बाद आप इकट्ठा शुरू कर दे करना इसको। 2 पे किया तो 9 आ गया, 3 पे 3 आ जाएगा और 3 पे 1 आ जाएगा, 2 पे 6, अगेन 2 पे 3 और 3 पे किया तो 1। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 इज 2 multiplied by 3 multiplied by 3 and the prime factorization of 12 is 2 multiplied by 2 multiplied by 3। तो LCM of 18 and 12 is equal to, देखो जो कॉमन है उनके नाम तो देख लिखेंगे। यहाँ पे 2 आ गया, 3 ये 3 रहा, 3 आ गया, अब और नहीं है तो ये 3 ये वाला और ये वाला 2, 6 18 और ये 36। तो 36 से आया था हमारे पास। सो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। अब यहां पे एक बात और नोट करने वाली है कि अगर वो कहे कि मान लो उन्होंने 7:30 AM पे स्टार्ट किया, मान लो उन्होंने 7:30 AM पे स्टार्ट किया, तो कितने बजे वो दोबारा मिलेंगे, दोबारा से एट व्हाट टाइम दे विल मीट। 7:30 पे स्टार्ट किया, 36 मिनट के बाद मिलेंगे, तो 36 मिनट इसमें और ऐड हो जाएंगे। 7:30 में 36 मिनट, अगर 30 मिनट कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 AM हो जाएगा और 6 मिनट हो जाएंगे, यानी कि 8 मिनट और 8 आवर्स, यानी कि 8 बज गए और 6 मिनट पे फिर वो मिलेंगे। तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। मान लो उन्होंने टाइम दे दिया एट द सेम टाइम की जगह पे टाइम बता दिया कि इतने बजे स्टार्ट किया था, तो कितने बजे दोबारा मिलेंगे, तो उसमें उतने मिनट और प्लस हम कर देंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो जाती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।